बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल टुडे के साथ आपका मेज़बान रज़ा सैयद हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन खबर जो अब से कुछ देर पहले जारी हुई, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वो तारीख़ी फ़ैसला जिसके अंदर भारत की बहरी फ़ौज का हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट कमांडर कुलभूषण जाधव जो हुसैन मुबारक पटेल के नाम से पासपोर्ट जाली बनाकर और ट्रैवल करके ईरान में बेस था, रॉ के लिए काम कर रहा था, सिंध और बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों का सरगना था और इन तमाम मामलात को बराह रास्त मॉनिटर और कंट्रोल करता था। 3 मार्च 2016 को सरहद उबूर करने की कोशिश करते हुए पाक फ़ौज के हाथों गिरफ्तार हुआ, जिसके बाद से वो पाकिस्तानी हुक्काम की तहवील में था। कुलभूषण जाधव के ऊपर उसका कोर्ट मार्शल किया गया क्योंकि वो एक हाजिर सर्विस फ़ौजी अफसर था। इस कोर्ट मार्शल के नतीजे में उसको सजाए मौत सुनाई गई। भारत की जानिब से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अप्रोच किया गया, वहाँ पटिशन दाखिल की गई और भारत का बुनियादी जो वहाँ पर प्ली था वो ये था कि कुलभूषण जाधव को रिहा करवाया जाए और रिहा करके उसकी सज़ा को ख़त्म करवा के उसको भारत के हवाले कर दिया जाए। लेकिन आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो तफसीली फ़ैसला जारी किया, जिसकी प्रोसीडिंग काफ़ी अरसे से जारी थी, इसके हवाले से हम आपको अपडेट करेंगे। इस प्रोसीडिंग्स को ख़ास तौर पर GTV के ब्यूरो चीफ मोहतरम जनाब मतीन हैदर साहब दी हेग में बनफ्स नफीस मौजूद रहे उस वक्त के जब ये हियरिंग हो रही थी गुज़िश्ता फरवरी के महीने में। मतीन हैदर साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मतीन साहब, बताइएगा क्या रहे मामलात, क्या टाइमलाइन रही और भारत का और पाकिस्तान का मौक़िफ़ और डिफेंस क्या रहा वहाँ पर? जी शुक्रिया रज़ा ज़ैदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जो टाइम लाइन है वो आपके सामने रही जी कि पहली मरतबा जब भारत की जानिब से केस जब आलमी अदालत इंसाफ में आया तो उस वक्त सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ थी, लेकिन जब पाकिस्तान को मौका दिया गया भारतीय आर्गूमेंट के जवाब में, यानी काउंटर आर्गूमेंट करना था, जो फरवरी वाली समात थी उसमें पाकिस्तान भरपूर तैयारी के साथ गया और न सिर्फ रज़ा साहब कुलभूषण जाधव के बारे में रिकॉर्ड पेश किया बल्कि पाकिस्तान में अब तक की हिंदुस्तान की सारी टेरर हिस्ट्री पूरी टाइम लाइन पेश की। अच्छा। और कहा कि एक पूरा नेटवर्क रहा है हिंदुस्तान की जानिब से। इंडिया जो है पाकिस्तान में सरकारी तौर पे स्टेट लेवल पे पाकिस्तान में तखरीबकारी और दहशत गर्दी की सरगर्मियाँ करता रहा है और पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ को बताया। और रज़ा साहब, आज तभी जो है जो मेन इंडिया की प्ली थी क्विट रिलीज़ एंड रिटर्न, यानी बरियत, रिहाई और वापसी, उसको नहीं माना गया। तो जो लुडियाँ इस वक्त हिंदुस्तानी मीडिया के अंदर डाली जा रही हैं वो उनका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो पाकिस्तान ने यह साबित किया आलमी अदालत इंसाफ में कि कुलभूषण जाधव ने अपने एतराफ़ी बयानात में ये तमाम तर चीज़ें मानी हैं। तो उस वक्त पाकिस्तान की भरपूर तैयारी थी, भरपूर अंदाज में भारत के एक एक नुक्ते का जवाब दिया, भारत के तमाम तर प्रोपेगेंडे को उड़ा के रख दिया और ये तमाम तर। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो यकीनी तौर पे हम कहते हैं ऐसे मामलात में अगर कुछ तैयारी मज़ीद हमारी टीम बेहतर कर लेती, ख़ास तौर पर कौंसलर एक्सेस के हवाले से बायलैटरल एग्रीमेंट का हवाला दिया गया, जबकि कोर्ट किसी बायलैटरल एग्रीमेंट को नहीं मानती, कोर्ट मानती है बयाना और जेनेवा कन्वेंशन को। आज उसी का रेफरेंस आलमी अदालत इंसाफ ने दिया। तो इस हवाले से अगर हमारी कुछ तैयारी मज़ीद बेहतर होती तो वो आज जब फैसला आया तो उसमें यकीनी तौर पे इसका फिर जिक्र ना होता और पाकिस्तान की तारीफ़ की जाती। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो इसमें हम पाकिस्तान की शिकस्त नहीं समझते, चूँकि भारत की मेन प्ली मुस्तरद कर दी गई और उस वक्त भी फरवरी में पाकिस्तान ने इस केस की भरपूर तैयारी की और तमाम तर भारतीय आर्गूमेंट जो हैं उनके भरपूर जवाब दिए और भारतीय एतराज़ात को उड़ा के रख दिया था। नाज़रीन, इस वक्त जनरल रिटायर्ड जावेद अशरफ काजी साहब मवासलाती राब्ते पर हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब, आज का तारीखी दिन पाकिस्तान के लिए इसलिए कि भारत की जानिब से जो प्ली लेकर आलमी अदालती साफ में वो गए थे, वहाँ पर उनको खातिर खा नताइज का हुसूल हासिल मुमकिन नहीं हो सका। ये और बात है कि इस वक्त 5th जनरेशन वॉरफेयर प्रोपेगेंडा का दौर है,
भारतीय मीडिया और भारतीय सोशल मीडिया न जाने किस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहा है। आप इन तमाम मामलात के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, बैनुल अक़वामी उमूर पर आपकी गहरी निगाह है। कुलभूषण जाधव एक सर्टिफाइड दहशतगर्द करार पाया जा चुका है, जिसको इंटरनेशनली इस बात की आज कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि सनद मिल गई है कि वो एक सर्टिफाइड दहशतगर्द है और वो पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में एक ख़ास मिशन के ऊपर मामूर था। किस नज़र से देख रहे हैं आप इस सारे मामले को, किस तरह से अनफोल्ड हो रहा है आपकी नज़र में आलमी अदालत इंसाफ का ये फैसला, जिसको हुकूमत पाकिस्तान तस्लीम करने का ऐलान भी कर चुकी है? जी, इसमें इस फैसले के दो पहलू हैं जी। एक पहलू तो वो है जिसपे इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है, यानी उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान ने जेनीवा कन्वेंशंस को सही फॉलो नहीं किया, वो डिसीजन हमारे खिलाफ आई। अच्छा। और फिर कौंसलर एक्सेस नहीं दी, वो भी हमारे खिलाफ उन्होंने दी डिसीजन। लेकिन जो मेन इशू था, जो इसकी सजा के बारे में था, वहां पे उन्होंने पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू अपहोल्ड किया। उन्होंने मिलिट्री कोर्ट की जजमेंट को क्वेश्चन नहीं किया, उन्होंने स्टे ऑर्डर दे दिया, यानी उन्होंने कहा कि इसको सेंटेंस कैरी आउट ना किया जाए जब तक एक रिव्यू ना इसका हो जाए। तो उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वो ये हक रखती हैं, और उन्होंने किया है कुछ केसेस में कि मिलिट्री कोर्ट के डिसीजन को भी उन्होंने रिव्यू किया है। तो उन्होंने एम्फसाइज किया है कि इसकी कोर्ट की जजमेंट को रिव्यू किया जाए, पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तानी कोर्ट्स ही करें, और इसको जो है कौंसलर एक्सेस दी जाए ताकि इंडिया अगर इसका वकील अपॉइंट करना चाहता है तो कर ले और वो रिव्यू में कंटेस्ट कर ले। तो जहां तक इसकी बरीयत का ताल्लुक था, इसकी रिहाई का ताल्लुक था, वो तमाम इंडिया की प्लीज जो है वो रिजेक्ट हो गई हैं। तो मेरे ख्याल में सब्सटेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट कर लिया गया। सही, यानी इसको एक सर्टिफिकेट मिल गया है इस बात का, दूसरे अल्फाज में, कि ये एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड दहशतगर्द है जो रॉ के बिहाफ पर और भारतीय नेवी के बिहाफ के ऊपर ये ऑपरेट कर रहा था पाकिस्तान में। एक जाली पासपोर्ट अपने पास रखे हुए था और ईरान का इसने ट्रैवल किया था और वहाँ से रहकर ये ऑपरेशंस अपने मैनेज कर रहा था। जज साहब, एक और इसी हवाले से जुड़ी हुई बात सामने आ रही है, और वो ये कि कुलभूषण जाधव की जो रिपोर्टिंग हो रही है इस वक्त, भारत उसको ज़ाहिर है उनका एक अपना फेस सेविंग करने की उनकी एक काविश है जिसको वो अपने मीडिया के ज़रिए से प्रोमोट और हाईलाइट कर रहे हैं। आज एक और बहुत ख़ास डेवलपमेंट ये हुई कि हाफिज़ सईद को गिरफ्तार किया गया पाकिस्तान में, और अब से कुछ देर पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से एक ट्वीट भी की है। डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप के कहने के मुताबिक, ये एक 10 साल से मतलूब थे हाफिज़ सईद साहब, जिनको बिलाखिर आज गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये जो गिरफ्तारी है, इसका बैकड्रॉप क्या है, इसका पस मंज़र क्या है? क्या ये वज़ीर आज़म का आने वाला जो हालिया दौरा अमेरिका है उससे जुड़ी हुई कोई मामला है, या ये अमेरिका की तरफ से कोई डिमांड थी पाकिस्तान से? ये पाकिस्तान के ऊपर एक इंटरनेशनल प्रेशर बड़ी देर से पड़ रहा है। जब से वो बॉम्बे का केस हुआ था जिसमें हाफिज़ सईद को उन्होंने नॉमिनेट किया था जी, तब से जो है इंडिया इस चीज में सक्सेसफुल रहा है कि बाकी पूरी दुनिया में हाफिज़ सईद को जो है वो दहशतगर्द करवाए और उनकी जमात को एक दहशतगर्द जमात करवाए। हालांकि इनके कोर्ट में कोई सबूत पेश नहीं हुए थे और कोर्ट ने हाफिज़ सईद को बरी कर दिया उस इल्जाम से, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बेतहाशा डाला गया। FATF के जो वो इक़दामात है हमारे, उनको नाकाफी वो कंसिडर करते हैं, जिसमें मेन इशू हर दफा यही आ जाता है कि जी मौलाना मसूद अजहर और हाफिज़ सईद, इन दो को आप गिरफ्तार नहीं करते, ये फिर रहे हैं आपके मुल्क में मौजूद हैं, लेकिन आप इनको जो है कुछ नहीं कहते। इसी तरह अमेरिका भी ऑब्वियसली हमारे ऊपर प्रेशर डालता रहा। तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बहुत खराब हो चुकी है, जिसमें हमें अगर FATF में वो ब्लैक लिस्ट कर दें तो हमारे ख्याल में बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो अब मुझे नहीं पता कि ये इनकी अरेस्ट जो है ये इसके आगे क्या किस तरह से इसको अमल में लाया जाएगा। आया उनको सब जेल डिक्लेयर करके उनको घर में ही डिटेन कर दिया जाएगा, या किस तरह से हुकूमत इसको हैंडल करेगी। लेकिन बहरहाल ये लगता यही है कि ये इंटरनेशनल प्रेशर को वार्ड ऑफ करने के लिए पाकिस्तान को ये स्टेप उठाना पड़ा। सही।
बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, कीमती वक्त दिया आपने हमारे नाजरीन के लिए। मती नज़र साहब, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूँ। हाफिज़ सईद के हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक ओपिनियन बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है और लोग खुले बंदों ज़िक्र करते हैं उनके जमात के ज़ेर इंतज़ाम उन फलाही कामों का कि जो पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में किया जाता रहा है, सैलाबों में, जलजलों में और इस तरह की सूरत हाल में। अब ये एक इंटरनेशनल प्रेशर जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बराह रास्त ट्वीट करके अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के साथ किस किस्म का गेम प्ले हो रहा है इंटरनेशनली? जी ही रज़ा साहब, बहुत ज़बरदस्त आपने अल्फाज, गेम और ये तमाम चीज़ें, ये बिल्कुल अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट के इस हवाले से पाकिस्तान के ऊपर बड़े अरसे से दबाव डाला जा रहा था और कम व बेश 10 बरस के बाद इसको जो है वो अरेस्ट किया गया। तो इस दो पहलू हैं। एक तो देखिए महज कोई 4 दिन बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अमेरिका जा रहे हैं, तो यकीनी तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान का मुद्दा रखेंगे, पाकिस्तान के तमाम तर सिक्योरिटी के ऊपर जो उनकी तरफ से कंसर्न्स उठाए जाएंगे वो उनके ऊपर यकीनी तौर पे जवाब देंगे। एक अच्छी चीज़ ये है कि चीज़ों को काबिल एतबार अंदाज में बनाने के लिए आर्मी चीफ भी प्राइम मिनिस्टर के साथ होंगे, DGISI भी हैं, हाई लेवल डेलीगेशन है प्राइम मिनिस्टर का। और आज हम आपको बता रहे हैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर वज़ीर ख़ारजा आज रात को हंगामी तौर पर अमेरिका के लिए निकल गए हैं। प्रोग्राम में तब्दीली की गई है कि वो एडवांस में जा रहे हैं, पहले उन्होंने वज़ीर आज़म के साथ जाना था। इसका मतलब है कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो मेन इशूज़ हैं वो दिफा, सिक्योरिटी और अफ़गानिस्तान, और इसी के साथ हाफिज़ सईद भी जुड़े हुए हैं। तो अमेरिका का बड़ा लिंक है इंडिया के साथ। तो ये इसलिए अब अरेस्ट किया गया कि अगर उस मुलाकात में कहीं ट्रंप साहब ये कह देते कि जी हाफिज़ सईद साहब तो फ्री फिर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान ने एक प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक करी है, हाफिज़ सईद साहब को कस्टडी में लिया है। लेकिन उनकी जो चैरिटी की, उनकी जो फलाह बहबूद के लिए जो सरगर्मियाँ हैं वो उसी तरह जारी और सारी रहेंगी, लेकिन उनको टेक ओवर कर दिया पंजाब गवर्नमेंट ने। तो ये गेम है बिल्कुल बहुत अरसे से हिंदुस्तान का जो है वो अमेरिका से ये कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाले कि हाफिज़ सईद शुड बी टेकन टू टास्क। तो वो पहले भी कई मरतबा उठाए गए हैं, कई मरतबा अदालती अहकामात पर उन्हें छोड़ा गया है। लेकिन हम इस मौके पर रज़ा साहब तमाम नाजरीन चाहे वो हिंदुस्तान में, कि ट्रंप साहब को एक ट्वीट समझौता एक्सप्रेस के बारे में भी करना चाहिए। एक वो खौफनाक दहशत गर्दी का ऐसा वाक़या जिसमें जो है वो दर्जनों पाकिस्तानी मासूम बेगुनाह शहरियों की जानें उसमें गईं, वो शहीद हुए, और वो बाद में साबित हुआ कि वो महज एक आग नहीं थी, वो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत वो आग लगाई गई। हमारे बारे में तो कहा जाता है कि जी हाफिज़ सईद साहब जो हैं वो मुंबई हमलों में मुलव्वस हैं। ट्रंप साहब एक ट्वीट ये भी करते हैं, मोदी को टैग करके ये भी कहते हैं कि मोदी साहब समझौता एक्सप्रेस के जो असल मुल्ज़मान हैं उनको आप कटहरे में कब लाएंगे। तो पाकिस्तान के साथ तो गेम खेलना आसान है, लेकिन गेम में इंसाफ भी किया जाना चाहिए। सही, बहुत आपने ये अहम बात की है और यकीनन इसके अंदर जो इंटरनेशनल लॉबिंग है उसका एक बड़ा अहम किरदार होता है। उसका बड़ा भारत के बिहाफ पर इंटरनेशनल लॉबिंग यकीनन इस सतह पर हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक साहब को हिरासत में लिए जाने को अपनी एक कोई कामयाबी करार दे रहे हैं। कल को अगर जावेद डेकोरेशन सर्विस वाला अपनी जो चार्जेस हैं उसके अंदर कमी करेगा तो शायद उसका भी वो क्रेडिट ले लेंगे कि जी अब सामान सस्ता मिलना शुरू हो गया पाकिस्तान में। नईम सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान की मईशत पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है। कल एक ऑडियो मैसेज चल रहा था व्हाट्सएप के ऊपर और उसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि आज सुबह डॉन ने ख़बर दी, उस ऑडियो मैसेज की तस्दीक ही कहा जा सकता है उसको, कि जनाब मोहतरम जनाब शबर जैदी साहब जो कि चेयरमैन FBR हैं, उनकी तब्दीली या उनकी फरागत का वक्त आन पहुंचा है और उनकी जगह किसी और को चेयरमैन FBR लगाए जाने का इम्कान है, जबकि शबर जैदी साहब को या तो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर या एडवाइज़र की कैपेसिटी में मूव कर दिया जाएगा। ये क्या है मामला? 2 माह भी नहीं चल सका शबर जैदी साहब का चेयरमैन की हैसियत से स्टंट। शुक्रिया रज़ा साहब। बेसिकली जो कोर इशू है उसको गवर्नमेंट उस तरह एड्रेस करने में नाकाम रही है, और गवर्नमेंट को जो बेसिक प्रॉब्लम्स है वो यही है कि रेवेन्यू उस तरह इकट्ठा नहीं हुआ, या गवर्नमेंट ने उस तरह रेवेन्यू इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की, या गवर्नमेंट ने वो इस्लाहात या वो प्लानिंग नहीं की जिसके लिए सर गवर्नमेंट ने नहीं की या शब्बर जैदी ने नहीं की? अब उसके लिए गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, पिक एंड चूज़ किया। अच्छा। अब वो ट्रायल एंड एरर मेथड आप जब अडॉप्ट करेंगे
तो उसमें बेसिकली मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि जो अफराद को चेंज करने से मसला हल नहीं होगा, निज़ाम को जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, सिस्टम को जब तक आप चेंज नहीं करेंगे। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि शब्बर दई साहब आए हैं ऊपर, नीचे 21-22 हज़ार लोग हैं, क्या वो सारे के सारे उनको उस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे? और वो मखसूस मिजाज से काम वो एक करते हैं। मखसूस मिजाज के लोग हैं, और वो लोग हैं जिनके सामने कल शब्बर जदी साहब बैठते थे या उनके बुलाने पे अंदर जाते थे या उनके कहने पे उनकी बात सुनते थे। तो आज वो सिचुएशन नहीं है। अब सिचुएशन ये है कि उन्होंने कहा जी आप स्पेशल असिस्टेंट बनने की बात हो रही है, वो उन्होंने कहा कि मैं नहीं बनना चाहता। और ये रेवेन्यू कलेक्शन का जो मैसिव टारगेट है 5,550 अरब का, उसके ऊपर उन्होंने बेतहाशा जो है ना महकमे के अंदर जो है ना इधर उधर ट्रांसफ़र पोस्टिंग की है। अब जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है वो इस महकमे में जब आप करते हैं तो उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है और उसका उस तरह फ़ायदा भी नहीं होता, क्योंकि देखिए आप जब एक खास तकरीबन 2500 अफराद के ट्रांसफर पोस्टिंग 2500 पहले किए, अभी फिर 3000 और किए हैं। उसमें कुछ मरहूमीन भी शामिल हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। कुछ ऐसे लोग हैं जो मरहूम हो चुके हैं, जो मर गए हैं। हाँ बिल्कुल, और उनका भी ट्रांसफर हो अच्छा, गया। इनको पता ही नहीं। अब ये एक बदकिस्मती है। देखिए अभी ताजरों की बहुत बड़ी 13 तारीख को हड़ताल हुई। उस हड़ताल में जो ताजरों ने अपने मुतालबा रखे, उन्होंने कहा जी शब्बर दई साहब की स्टेटमेंट बड़ी ही अजब थी कि जिसमें उन्होंने कहा हम कोशिश करें कि मामला ठीक हो जाएगा, नहीं होगा तो अल्लाह मालिक है। अब ये एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है उस लिहाज से कि वो इस किस्म का बयान दें। हाँ, वो ये ज़रूर बैठ के बात करें कि आएँ आप हमें बताएं कि हम कैसे आपकी बात मान सकते हैं और आपको अपनी बात कैसे मनवा सकते हैं, बजाय इसके कि आज भी बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स गए हुए थे, वहाँ भी वो जाके यही कहते हैं कि निज़ाम उस तरह नहीं चलेगा। देखें ये 70 साल के मामला हैं, 70 दिन में ये हल होने वाले नहीं हैं। अगर आप कोशिश ये करेंगे 70 दिन में आप सिर्फ चीज़ों को हल कर लेंगे तो ये नहीं होगा। और अभी भी इस महीने भी जो स्टार्ट हुआ है ये फाइनेंशियल ईयर, आपका वो टारगेट पूरा नहीं हो रहा और प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 दफ़ा FBR की जो टीम है उसको मिलने से इनकार कर दिया है। और ये मैं समझता हूँ कि इसको निज़ाम को किसी तरीके से आप चेंज करें। ये एक इलिटरेट बिजनेसमैन या इलिटरेट ताजर बहुत ज़्यादा हैं, सारे के सारे पढ़े लिखे नहीं हैं। उस निज़ाम में लाने के लिए आप मरहलावार तब्दीली लाने की ज़रूरत है। नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। वक्फे के बाद खुश आमदीद। मतीन हैदर साहब, ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, हुकूमत पाकिस्तान का क्या कमेंट है इस वर्डिक्ट के हवाले से? जी बिल्कुल। एक तो रज़ा साहब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक अभी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से बयान आया है और इस बयान में जो है तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसले को तस्लीम करता है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अब इस केस में पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल लॉ के तहत और कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में आगे बढ़ेगा। अदालत के फ़ैसले को मानने का भी ऐलान कर दिया गया है और अदालत के फ़ैसले की रोशनी में आगे मज़ीद बढ़ा जाएगा। इसके साथ दफ्तर ख़ारजा ने यह भी कहा है कि जो पासपोर्ट था कुलभूषण जाधव का हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से जो इशू किया गया था वो बिल्कुल जेन्युइन है, उसमें नाम उनका फ़ेक है, हुसैन मुबारक पटेल है। साथ ही वो तमाम तर तफसीलात दी गई हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों से मुतल्लिक कुलभूषण यादव के तमाम तर टास्क और चीज़ें थी, उन तमाम को मेंशन किया गया और एक मरतबा फिर इस चीज़ का इयादा किया गया है कि जो मेन भारत की दरख्वास्त थी इसकी रिहाई के बारे में, वो आलमी अदालत इंसाफ ने कबूल नहीं की, जिसे पाकिस्तान की यकीनी तौर पर फ़तह करार दिया जा सकता। और ये भी कहा गया कि कम वक्त था पाकिस्तान के पास जब भारत की जानिब से मेमोरियल आया आलमी अदालत इंसाफ में, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने बहुत मेहनत से ये मुकदमा लड़ा और आज यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए इसमें बहुत सारे नुक्ते ऐसे हैं जो पाकिस्तान की यकीनी तौर पे कामयाबी करार दिए जा सकते हैं। सही। नईम सिद्दीकी साहब, कल गवर्नर स्टेट बैंक ने मीडिया से बात की, 1% इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया गया। बताया जा रहा है कि 13.25% के ऊपर आने के बाद ये एशिया
में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है जो इस वक्त पाकिस्तान में है। उन्होंने साथ में इस बात का भी इंदिया दिया कि अगले 2-3 माह में मुल्क में महंगाई का एक नया वेव आने वाली है, सैलाब आने वाला है। तो ये क्या मामला है? गवर्नर स्टेट बैंक माजी में तो मीडिया से बात नहीं किया करते थे, ये किस किस्म का ट्रेंड है कि अब गवर्नर स्टेट बैंक जो कि कल तक पाकिस्तानियों के लिए एक गैर मारूफ शख्सियत थे, आज वो टीवी पे आके लोगों को डराना भी शुरू हो गए? अच्छा, बेसिकली हर जो महकमे का हेड है, जैसे अभी आपने बात की, तो एफबीआर के चेयरमैन भी आज तक कभी मीडिया पे नहीं आया, उन्होंने भी कभी आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उन्होंने भी कभी किसी लोगों के सवालों के जवाब नहीं दिए। सिमिलरली गवर्नर स्टेट बैंक का काम ये है कि वो एक पॉलिसी दे दें और पॉलिसी की भी जैसे भी इम्प्लीमेंटेशन है हो। अच्छा, अब ये जो एक इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि गवर्नमेंट जो है मुल्क में इन्फ्लेशन को ऑस्टेरिटी मेयर से जो है ना कंट्रोल करना चाहती है। इनका मकसद ये है कि मुल्क में सेविंग इज़ इकोनॉमी, जो इकोनॉमी की सबसे नीचे की डेफिनेशन है ना, कि आप कुछ खर्च ना करो तो आपकी बचत हो जाएगी। तो बेसिकली उस बुनियाद पे इस वक्त मुल्क में काम हो रहा है कि यूनान का मॉडल देख लें, अर्जेंटाइन का मॉडल देख लें, आप वेनेजुएला का मॉडल देख लें, आप इजिप्ट का मॉडल देख लें, कि उनका ये सिस्टम ये है कि मुल्क में लोगों की बाइंग पावर को कंट्रोल किया जाए, लोग जो है वो ख़रीदारी ना कर सकें, चीज़ें उनकी एक्सेस से बाहर हो जाएं, तो ऑटोमेटिकली वो जो आपका अगर $60 बिलियन की इंपोर्ट है तो वो आगे अगर $40 बिलियन की हो जाती है और आपकी एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ती हैं, वो वहीं की भी रहती हैं, ये कम हो जाती हैं, तो उससे बेसिकली आपकी इकोनॉमी कैसे रिवाइव करेगी, कैसे रोटेट करेगी, कैसे आपके मुल्क में तरक्की होगी, कैसे आपके तरक्याती जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कामयाब होंगे। तो ये टोटल ये उधर लेके जा रहे हैं कि आप लोग कुछ ना करें, पैसा अपना बैंकों में रख दें, आपका पैसा बैंकों में रहे, आप उससे जो सूद लेते रहें, जो तो मुनाफा लेते रहें और कोई काम ना करें। ये बेसिकली एक ऑस्टेरिटी इकोनॉमी में जो एक ऑस्टेरिटी मेजर लेने वाली बात है, ये वो वाला प्लान यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। आप देखेंगे कि आप कुछ अरसे के लिए, अब ये कब कितना टाइम इसमें लगता है, आप 20-30 साल पीछे चले जाएंगे, आपके मुल्क में कोई किसी को कोई काम नहीं होगा, कोई चीज़ें इंपोर्ट नहीं होगी, लोगों की जो एक्सेस है, एक्सेस टू परचेज, जो परचेज पावर पैरिटी हमारी रेशियो है वो बहुत नीचे चली जाएगी। तो बेसिकली ये वो इकदाम है जो किसी सूरत में भी पॉजिटिव नहीं है। अब आपकी अगर ये मुमकिन हो कि आसान अल्फाज में नाजरीन को बताया जा सके कि इंटरेस्ट रेट के कम या ज़्यादा होने से महंगाई पर किस तरह से असर पड़ता है? देखिए सर, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उससे आप कोई भी चीज़, मतलब आपने गाड़ी खरीदनी है, उसको लीज़ कराना है, तो आपने लीज़ कराना है, तो अगर पहले का आपका इंटरेस्ट रेट 5%, 6% है, तो अगर वो 15% या 13% पे चले जाता है तो उतनी आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। सिमिलरली जब आप गवर्नमेंट के जो अखराजात हैं वो बढ़ जाते हैं, मतलब अगर 1% अगर ये बढ़ा तो 1500 अरब रुपया गवर्नमेंट का सूद जो है वो बढ़ गया। ठीक है, अब जब गवर्नमेंट की कॉस्ट बढ़ेगी तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंस जो बैक है वो कहाँ से लेगी? वो आपके ऊपर कोई बिजली है, उसके बाद गैस है, उसके बाद पेट्रोल है, उसके बाद तो इस किस्म की चीज़ें हैं जो वो महंगाई करेगी। अब खुद गवर्नर साहब ने कहा है कि अगले 2-3 महीने में गैस भी महंगी होगी और बिजली भी महंगी होगी। अब जब आपकी एक्सेस ही नहीं रहेगी चीज़ों के, चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाएगी, तो आप एक्सपोर्ट कहाँ से करेंगे? आप देखें 80% बोरिंग जो है ना हमारे बैंकों की वो गवर्नमेंट ने की हुई है, 20% कैपिटल डोमेस्टिक बोरोइंग जो कमर्शियल बोरिंग वो गवर्नमेंट की है और 20% जो है ना वो वर्किंग कैपिटल के लिए इंडस्ट्री ने ली हुई है। अब जब इंडस्ट्री जो है वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा लेती है कि वो मार्कअप बढ़ गया, आप देखें कि पिछले 6 महीने में आप 5.75 से 13.25 पे चले गए। बेनिफिशियरी कौन हुआ इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का? ये समझ में नहीं आ रही बात कि 80% हुकूमत ही है जो लेती है, तो बेनिफिशियरी फिर हुकूमत कैसे होगी? इसमें गवर्नमेंट ही इन अ वे इनडायरेक्ट गवर्नमेंट इसकी बेनिफिशियरी इसलिए है कि गवर्नमेंट कहती है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो किसी तरह सेटल नहीं हो रहा, हम और फिर दूसरा बेनिफिशियरी अगर आप डायरेक्टली इसको कहेंगे ना तो इसका IMF बेनिफिशियरी है। वो ये कहते हैं कि आप मुल्क में स्लो डाउन करें, इकोनॉमी को स्लो डाउन करें। आप जितनी इकोनॉमी को स्लो डाउन करेंगे उतना आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर होगा। आप इस तरह समझ लें कि आपके पास 1000 रुपये है और आप 1200 रुपये खर्च करते हैं, वो कहते हैं आप 600 रुपये खर्च करें। आप 600 रुपये खर्च करेंगे तो उनकी जो पेमेंट आपने करनी है, उनका जो सिस्टम आपने उनकी पेमेंट प्लान है उसके ऊपर अमल करेंगे। और पर्टिकुलरली जिस तरह FATF का अभी हमारे ऊपर एक तलवार लटक रही है, उसकी कंप्लाइंस करने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। और IMF की जितनी शराइत है वो सारी की सारी ये हैं कि आप अपने एक्सपेंडिचर रिड्यूस करें। और एक्सपेंडिचर रिड्यूस करने का सईद साहब की गिरफ्तारी का मामला FATF से किस तरह से सर ये इस तरह जुड़ता है कि हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं, हमारे पे हर तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है
और पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ कि पिछले 10-12 साल में जितनी कंप्लाइंस की है इंटरनेशनल जो आप कह रहे हैं कि फोर्सेस कह रहे हैं या इंटरनेशनल जो ताकतें हैं उनकी, उन्होंने हर जो भी पाकिस्तान के पाकिस्तान ने माना है उसको, पाकिस्तान ने उसकी कंप्लाइंस करने की कोशिश की। और इस वक्त आप देखें पाकिस्तान एक बेहतरीन एनवायरनमेंट है फॉर इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस वक्त बेहतरीन है। पाकिस्तान में टूरिज्म के लिए इस वक्त आइडियल सिचुएशन है कि बाहर से लोग टूरिस्ट आएँ और वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें और जो पाकिस्तान की जो सेहत का जो सेक्टर है वो फ्लरिश करे। इसी तरह आप देखें आपका इस वक्त जो सी पैक है उसमें इस वक्त आजकल आप कहीं भी कोई बात नहीं हो रही। हाँ, सी पैक की वजह से बात नहीं हो रही। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिर कानून बैरिस्टर जाहिद जमील साहब। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? दुबई से सलाम आपको। जी वालेकुम अस्सलाम। आप हमेशा हमें किसी बैरून मुल्क से ही स्काइप के ऊपर मिलते हैं और ट्रैवल कर रहे हैं इस वक्त भी। आर्बिट्रेशन हुई वर्ल्ड बैंक के फोरम पर रेकोर्डिक केस के हवाले से 5 अरब और 97 करोड़ डॉलर का हर्जाना पाकिस्तान के ऊपर आ गया। 2 रोज़ पुरानी खबर है, हम आपसे बात करना चाह रहे थे इसके ऊपर। इस सारी मामले को यकीनन आपकी निगाह में हो गई है, तो इस आर्बिट्रेशन के अमल में कहाँ पर हमसे कोई कोताही हुई या हम वाकई डिफ़ॉल्टर थे इस केस में? सर, हमारी कोताही हर स्टेज पे जितने भी केसेस आप देख रहे हैं, चाहे वो ब्रॉडशीट है, चाहे वो बेसिकली कारके का केस है जिसमें आरपीपीज की बात की गई, चाहे वो ये केस था जिसके अंदर इतनी बड़ी रकम जो है वो जो हर्जाना हम पे लायद किया गया, और उसके अलावा अभी जो रिसेंटली आज की सबसे बड़ी जो हॉट न्यूज़ है वो आईसीजे के अंदर, इसका सबसे बड़ा जो वक्त आ गया पाकिस्तान का वेकअप कॉल का आ गया। जो एडवाइस हमारे वकील देते हैं, और एक मैं आपको बताऊं माइंडसेट का चेंज ये होना पड़ेगा कि बदमाशी वाली एडवाइस जो हमारे कोर्ट्स में चलती है उसको रद्द करना पड़ेगा, बदमाशी नहीं चलेगी। अब जो तरीका है वारदात जो है अगर करना पड़ेगा उसको अकॉर्डिंग टू मेरिट्स प्रॉपर एडवाइस के तहत करना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ पहले, मैंने 2017 में बात की थी कि जैसे जिस आईसीजे में जो प्रोसेस और स्ट्रेटजी अपनाई जा रही थी लीगली, वो बहुत ही गलत है। अच्छा। बहुत ही गलत, और उसकी वजह से आज हमें जो है ये बहुत बड़ा डैमेज हुआ हमारा नेशनल इंटरेस्ट। अच्छा। तो इसमें तो मैं कहूँगा इंक्वायरी हो, बल्कि इन चीज़ों पे इंक्वायरी हो कि किस तरह की ये केसेस बना के जिसके अंदर है आर्बिट्रेशन की। अब इन दोनों केसेस की जो हर्जाने वाले केसेस की आप बात करें, उसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वक्त जब वहाँ एक चीफ जस्टिस साहब थे जिन्होंने दोनों केसेस के अंदर हमें एक्चुअली पाकिस्तान की ब्रीच करवाई। अच्छा। ये ना समझते हुए कि हमारे मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट और कानूनी तौर पे इसको सही तरह से प्रूव होना कितना लाजमी होता है। तो ये एक वक्त आ गया है हमें कि सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह की लीगल मेजर्स, किस तरह की अच्छा नहीं दुनिया की हम जो करें कम कर सकते हैं, ये चीज़ नहीं चलेगी अब। सही। अच्छा, ये जो साबिक चीफ जस्टिस हैं उनके हवाले से बड़ी गुफ्तगू हो रही है, क्या बैनुल अक़वामी क़वानीन के हवाले से नाबलद थे या कोई दबाव था उनके ऊपर या कोई वेस्टेड इंटरेस्ट था? क्या लगता है आपको कि क्या था ये मामला? अब मैं तो ये नहीं जानता कि किस वजह से उन्होंने की, मगर एक बात क्लियर है कि वो जो उन्होंने उस वक्त किया था उसका आज अब क्लियर हो गया कि पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है इम्पैक्ट हुआ है। ये शायद वो भी एग्री करें इस बात से। अब उसको डिफेंड करना कि क्यों किया है, कैसे किया है, वो उन पे छोड़ना चाहिए हमें, मगर उससे डैमेज तो मुल्क को हो गया है। डैमेज हो अगेन मैं आपसे उसके ये भी देखना चाहिए कि हमारी लीगल एडवाइस जो है, जो इन फॉरम्स पे जाके आर्ग्यू करती है, एक छोटा सा एग्जांपल लीजिएगा जी। मैं सवाल पूछता हूं कि आज तक इन जजमेंट्स की जो हमें जजमेंट मिल चुकी है, इसको हम पब्लिक क्यों नहीं करते? क्या पाकिस्तानी कौम को इसका हक नहीं है कि जाने कि हमने क्या वहां जाके आर्ग्यूमेंट्स किए थे, किस तरह हमने केस लूज किया? ये तो ऐसे कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो गया और उस मैच की जो है रिजल्ट बता दी गई, मगर मैच नहीं दिखाया गया। क्या फिक्सिंग थी या नहीं थी, या क्या हुआ था? अब यहाँ एक बात अब चंद 2 दिन पहले निकली है कि हमारी आर्ग्यूमेंट थी, ये हमारी दलाइल ये थे कि भाई कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ करते हैं या पाकिस्तान में करते हैं तो उसमें करप्शन तो एक प्रिजम्पशन है, 100% होती है। तो चाहे हम प्रूफ लेके आए, हम उसको प्रूव करें ना करें, आपको ये कंसिडर करना चाहिए कि करप्शन हुई है। इस तरह की आर्ग्यूमेंट, क्या हम गैरतमंदी की बात करते हैं? क्या हमारे लीगल एक्सपर्ट्स को इस तरह की आर्ग्यूमेंट्स किसी फोरम में करनी चाहिए? ये सवालिया निशान है। और जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स की गई हैं आईसीजे के केस में, जो कुलभूषण वाला केस था, उसमें कहते रहे कि ये टेररिज्म है, ये टेररिस्ट है, एस्पियोनाज है। मुझे बताएं कि जो सेंटेंस पास किया गया है, जो ट्रायल हुई थी इसकी, क्या वो टेररिज्म एक्ट में हुई थी? क्या वो एस्पियोनाज के पॉइंट ऑफ व्यू से हुई थी, या वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सेक्शन 3 में इसको कन्वर्ट किया गया? सिर्फ हमें तो इसकी रीट्रायल, ये अपॉर्चुनिटी है। वो जो हमने कन्विक्शन हासिल की थी सेक्शन 3 की, वो बेचारी लंगड़ी लूली से, मैं कहूंगा और नहीं कुछ कहूंगा, लंगड़ी लूली कन्विक्शन थी।
सीक्रेट्स एक्ट की कन्विक्शन इंस्टेड की कन्विक्शन होनी चाहिए थी। ये बंदे ने आके हमारे लोग मारे हैं जी इस मुल्क के अंदर, और हम उसको टेररिस्ट एक्ट के अंदर उसको चार्ज ही नहीं कर रहे। तो आज हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आई है कि इसकी रिट्रायल की जाए, सेक्शन 6 टेररिज्म एक्ट का इस पर लगाया जाए और बाकी सेक्शन टेररिज्म एक्ट के लगाए जाए, और उस ट्रायल में इसको कन्विक्ट किया जाए। हमारे पास अब अपॉर्चुनिटी करने के लिए, तो हमें करना चाहिए। अच्छा, तो आप समझते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी जो है ये पाकिस्तान में जो अरबाब इख्तियार हैं उनको भी पूरी तरह से समझ में आ चुकी है, या इसके लिए कुछ कैंपेन करनी पड़ेगी? आई थिंक देखिए, आपके शो और दूसरे शो से लोगों को बताना चाहिए कि ये इसकी अब जरूरत आ गई, और जो एडवाइस हम लेते रहे हैं, जो मैं अगेन बताता हूँ आपको कि जो वे आई लुक एट इट, कि माइंडसेट जो है वो बदलना पड़ेगा कि जी हम बदमाशी नहीं कर सकते, हमें मेरिट पे चीजें करनी पड़ेंगी, टाइमली करनी पड़ेंगी, और लीगल एडवाइस हमें सही तरीके की लेनी पड़ेगी। सही, ये जो यानी डोमेस्टिक, यानी जो एक हमारा डोमेस्टिक अप्रोच होती है मामलात को हैंडल करने की, उससे हट के हमें इंटरनेशनल हैट लगा के जाना चाहिए इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, और हमें चीज़ों की तैयारी, चीज़ों की प्रेजेंटेशन और चीज़ों का डिफेंस जो है वो इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल नॉर्म्स और इंटरनेशनल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके तनाजुर में ज़्यादा देखना चाहिए। इसकी कमी आपको नज़र आ रही है, आपका कहना ये, अगर मैं गलत तौर पर नहीं समझ रहा आपकी बात तो? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर मैं इससे एक कदम आगे जाऊंगा। हमारी माइंडसेट में चेंज आना चाहिए। अच्छा। क्योंकि अगर हम कहते थे कि ठीक है मेरिट भी जो है वो जाके इंटरनेशनल लॉ के तहत देखा जाए, हमें एक रिस्पॉन्सिबल नेशन बनना पड़ेगा अपनी लीगल टैक्टिक्स में और लीगल स्ट्रेटजी में। हमारी ये जो जिस तरह हम इसको इररिस्पॉन्सिबली डील कर चुके हैं, जिस तरह की आर्ग्यूमेंट्स हम रेज कर चुके हैं, क्योंकि इवन जब आप जाके एक गोरा वकील उठा लेते हैं, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि बर्तानिया के वकील ना उठाएं, खुदारा प्लीज। ठीक है, उन्होंने बहुत डैमेज किया पाकिस्तान को। हर तरफ से हमें देखना चाहिए कि हम यूएस या अदर लॉयर्स को पकड़े, नंबर 1। दूसरी चीज, क्योंकि उन्होंने बड़ा बेड़ा गर्क किया सारे केसेस के अंदर, आप देखिएगा अगर नोट करें। दूसरी चीज, ये हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं इनको, इंस्ट्रक्शन यानी कि जो एक क्लाइंट अपने वकील को कहता है कि इस तरह तुमने केस लड़ना है जी, वो हमारे वकील जो हैं जिनको हम ओहदों पे लगाते हैं, उनके लिए हमें उनको देखना पड़ेगा कि किस तरह के इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उन वकीलों को। अच्छा, ये मामलात, ये थोड़ा हमारी नाजरीन की ओरिएंटेशन के लिए बताइएगा कि इसको मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री देखती है या इस मामले को अटॉर्नी जनरल का ऑफिस देखता है इन मामलात को? दोनों देखते हैं जी, लॉ मिनिस्ट्री भी इसमें इन्वॉल्व है, अटॉर्नी जनरल स्पेशली इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। उन दोनों इदारों को जो है हमें मजबूत करना पड़ेगा, माइंडसेट चेंज लाना पड़ेगा उन इदारों की लीगल एडवाइस के अंदर। हमारे फॉरेन ऑफिस की भी, बाय द वे, फॉरेन ऑफिस की भी, हमारा जो एटीट्यूड है कि हम जो है इंटरनेशनल मुआहिदों को मानते नहीं है, ये सब एक कंस्पिरेसी है पाकिस्तान के खिलाफ, अब चने चबा दिए। अच्छा, ये तो जाहिर है, ये बात तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल कवानीन को हम नहीं मानते। ये तो बात कहना भी और सोचना भी मेरा ख्याल है बेकार की बात है, क्योंकि जो बैनुल अक़वामी मामलात, माहिदे जिनके आप खुद सिग्नेटरी हैं, आपकी हुकूमतों ने मुख्तलिफ औक़ात में साइन किया हुआ है, तो उनकी कंप्लाइंस देना तो बहरहाल आपकी एक अखलाकी और क़ानूनी ज़िम्मेदारी बनती है। ये जो आर्बिट्रेशन वाला मामला है रेकोडेक का, इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है फर्दर हमारे पास? मेरे ख्याल में अब हमें बेसिकली कंप्लाई करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया कि ये इस तरह के मामला जिसमें रिव्यू करके हमने मतलब मेरे ख्याल से मिसगाइडेड जो आर्ग्यूमेंट्स दे के हमें अब बेसिकली अपनी रेपुटेशन जो है बहाल करनी पड़ेगी पाकिस्तान की, कि हम जिस चीज़ पे मुआहदा करते हैं उस पे हम कायम रहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने कीमती वक्त दिया। मतीन हैदर साहब, बैरिस्टर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, थोड़ा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, और उसमें ये नुक्ते के ऊपर उन्होंने ख़ास तौर पर फोकस किया है कि हमें अपने माइंड सेट को एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है मौजूदा हुकूमत जो है वो किस हद तक अवेयर है इन चैलेंजेस से, और किस हद तक फ्लेक्सिबल है कि वो इस किस्म के मामलात में इस तरह से एड्रेस करने के लिए तैयार होगी? जी बिल्कुल, देखिए जो तमाम तर इश्यूज़ हैं इस वक्त, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है उसको ये तमाम तर इश्यूज़ जिसे हम चैलेंजेस कहते हैं उन्हें वो कन्फ्रंट कर रही है जी। जिस तरह हमारे इन कोलीग ने कहा कि FPR का इशू, टैक्सेस का इशू, फॉरेन पॉलिसी का इशू, कलभूषण का इशू, अफ़गानिस्तान, कश्मीर, अगर ये तमाम तर हम इश्यूज़ और मामलात देखें तो रज़ा साहब अभी तक कोई हमें एज सच कोई सेंसिबल जिसे कहते हैं मुशावरत, कोई ऐसी चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही, और तमाम तर फैसले उजलत में हो रहे हैं और नीजर्क रिएक्शन हो रहे हैं, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी का फ्रंट है, चाहे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, कुलभूषण का मामला है, इस मामले के ऊपर भी, कुलभूषण के मामले के ऊपर भी बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तान ने अभी ऑफिशियली कहा है कि कम वक्त में हमें जाना पड़ा। अगर अदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर रहती, यानी अटॉर्नी जनरल, फॉरेन ऑफिस, लॉ मिनिस्ट्री और हमारे दीगर जो सलामती से मुतल्लिक अदारे हैं,
तो आपस में कोऑर्डिनेशन बेहतर रहती, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती, तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान जो है वो मौसर अंदाज में मजीद मौसर अंदाज में ज़्यादा बेहतर तौर पर इसके नतीजे जाता है। इसी तरह अंदर डोमेस्टिक आपने इकोनॉमी के मामला नाज़रीन गुफ्तगू के सिलसिले को हम जारी रखेंगे मुख्तसर वक्फे के बाद। वक्फे के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मतीन हैदर साहब, अभी हम गुफ्तगू सुन रहे थे बैरिस्टर जाहिद जमील की। उनका कहना ये है, उनके कहने के मुताबिक जो वर्ल्ड बैंक के आर्बिट्रेशन फोरम में 5 अरब 96 करोड़ डॉलर का पाकिस्तान पर हर्जाना लगाया गया है, उनका कहना ये है कि इसकी कंप्लाइंस देने के अलावा आप कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि IMF से जो बड़ी मुश्किलों से आपने 6 अरब डॉलर उधार लिया है भारी सूद के ऊपर, वो सारे के सारे पैसे दूसरी तरफ देने का बंदोबस्त हो गया है। तो ये किस तरफ जा रहे हैं हमारे मामलात और किस तरह से चल रही है हमारी ये बिल्कुल इसमें खदशा मौजूद है, मतलब खदशा है कि, लेकिन इसके साथ हमें, अगर बैरिस्टर साहब ने ये बात करी है, लेकिन साथ ये भी जहन में रखना है कि आलमी बैंक की जानिब से हमें इशारा मिला है कि आइए बातचीत करें। अच्छा, तो वो जो ओरिजिनल पार्टी है, जो रेकोटिक वाले हैं, वो यकीनी तौर पे वो फैसला जीत गए, लेकिन साथ ही आलमी बैंक की जानिब से पाकिस्तान को मैसेज मिला है कि आइए इसके ऊपर मिल बैठते हैं। तो हो सकता है कि अगर मिल बैठ के कोई और बीच में रास्ता निकल आए, यानी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दोबारा दिया भी जा सकता है। अगर ये इस तरह हो गई तो जो आपका नुकता है, ये बहुत बड़ी ह्यूज, जिसे कहते हैं बहुत बड़ी रकम है, तकरीबन कमो बेश 6 अरब डॉलर उस कंपनी को पे करना। तो ये पाकिस्तान इस वक्त जो मौजूदा माशी सूरत हाल है उसमें ये इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमीशन बनाया है, लेकिन अब रजा साहब बहुत देर हो गई है वो कमीशन में रखा जी, अब वो बहुत देर होगी। अभी उसके कमीशन क्या करेगा, जब वो फैसला उस वक्त के चीफ जस्टिस ने किया, उस वक्त के चीफ जस्टिस के बारे में आज भी ये कहा जा रहा है कि उन्हें बैनुल-अक़वामी कानून का इल्म नहीं था। उन्होंने चंद बाज़ ऐसे एलिमेंट्स को उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए रेकोटिक को वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मनसूख किया। हमारी अदालतों को जब ये इस किस्म के इंटरनेशनल मामलात होते हैं, उनको आलमी कानून, क़वाइद व ज़वाबित, ये तमाम तर चीज़ें, इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ये जहन में रखनी चाहिए। महज सिर्फ एक BA LLB करके अदालत में पहुँच जाना वो एक अलग बात है। बैनुल-अक़वामी कानून और इंटरनेशनल ट्रेड लॉ की सूझबूझ रख के तमाम इस हवाले से मुतल्लिका फ़ैसलों को मद्देनज़र रख के फ़ैसले करने चाहिए। अब अगर कोई कहे इफ्तिखार चौधरी साहब आइए और 6 अरब डॉलर आप इसमें पे करें, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो ये बरसा बरस ऐसे मुकदमे आलमी फोरम्स में चलते हैं, आलमी अदालत इंसाफ में चलते हैं, आर्बिट्रेशन कोर्ट्स है, और जिस तरह वर्ल्ड बैंक है। तो ये बहुत बड़ी पेनल्टी है पाकिस्तान के ऊपर। तो अभी अगर इशारा कुछ मिला आलमी बैंक की जानिब से, अगर सेंसिबली इस मामले को अभी भी रिजॉल्व कर लिया गया, बातचीत अगर किसी कामयाब नुक्ते की तरफ जाती है, तो मैं समझता हूँ कि 6 अरब डॉलर कमो बेश जो पाकिस्तान को देने पड़ेंगे उससे पाकिस्तान बच जाएगा। लेकिन आइंदा के लिए रजा साहब, हमारी जितनी बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियाँ, इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं, उनको हमें सही मानों में उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। ये नहीं, अदालतों को ख़ास तौर पे, अदालतों के अंदर जो है वो बहुत उजलत के साथ फैसले किए जाते हैं, जो बाद में रियासत के ऊपर, मुल्क के ऊपर बहुत भारी पड़ते हैं। सही है। ये नहीं, पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है या लीगल सिस्टम में जो की पोजीशंस के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, उनकी काबिलियत के ऊपर भी सवाल उठ गया इस आर्बिट्रेशन फोरम के फैसले लॉ एक्सपर्ट्स नहीं है हमारे पास। बिजनेस एंड कप ऑफ टी, कप ऑफ टी। देखें आप अमेरिका में देखें, जापान में देखें, जर्मनी में देखें, यूरोप में देखें, बड़ी बड़ी बिजनेस एम्पायर जो है ना वो कंट्री चला रही होती हैं। उनके जो एग्रीमेंट है उसकी गवर्नमेंट उसकी सॉवरेन गारंटी देती है। पाकिस्तान में भी जब इस मामले में भी था। हाँ, अच्छा, फिर आपको कोई इशू है ना, तो अगर उस कंपनी के साथ आपको कोई इशू है, कोई आर्बिट्रेशन का मामला है, तो आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं। आप अगर यहाँ पे कमीशन बनाएंगे तो ये कमीशन किसको जो है प्रोसिक्यूट करेगा? ये लोकल बंदों को करेगा, उससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आप को तयन भी कर ले कि किस बंदे की गलती थी, किसकी कमज़ोरी थी, तो उससे ये $6 बिलियन हैं, ये तो आप वापस नहीं ला सकते, पहली बात। दूसरी बात ये है, नहीं साहब, एक क़ता कलामी की माजरत, एक बहुत दिलचस्प लेकिन तकलीफदेह इसमें ख़बर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। पेरिस में ये आर्बिट्रेशन के मामला चल रहे थे एक तवील अरसे से, रेकोडिक मामले के।
बलूचिस्तान हुकूमत फरीक थी, इसमें हुकूमत पाकिस्तान बराह रास्त नहीं है, हुकूमत बलूचिस्तान है। डॉक्टर अब्दुल मालिक जो कि बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं, वो इस पेरिस जाया करते थे, तो चीफ मिनिस्टर साहब का क्या काम था वहाँ पेरिस क्यों जाते थे? वो पाकिस्तान के अवाम की हार्ड अर्न मनी से। सर यही तो हमारी बदकिस्मती। तो क्या अब्दुल मालिक साहब से भी सवाल नहीं पूछना चाहिए कि आप क्या कर रहे थे पेरिस जाके? पहली बात तो सर ये इफ्तिखार चौधरी साहब से सवाल नहीं बनता? आपका फेडरल सब्जेक्ट है, जब आप इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स करती हैं तो बेशक वो प्रोविंशियल लेवल पे उसको बेनिफिट हो रहा है, प्रोविंस को हो रहा है, लेकिन वो एग्रीमेंट की सॉवरेन गारंटी आपकी फेडरल गवर्नमेंट देती है। अगर इशू भी कोई आ गया है तो आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, हमें इनके साथ ये इशू है, वहाँ पे आपको इस तरह को रिलीफ मिल जाए, बजाय इसके कि आप इस वक्त जाके जैसे अभी मदीन अजहर साहब ने कहा है कि जी उन्होंने कहा है कि जी हम दोबारा नेगोशिएट करने को तैयार हैं, तो जिस टर्म से वो आपके साथ नेगोशिएट करेंगे वो आपको हर सूरत में कबूल करनी पड़ेगी और सख्त शराइत भी हो सकती है। देखिए ये मिनिस्ट्रियाँ किस लिए होती हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स किस लिए है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किस लिए है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज किस लिए है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ किस लिए है? ये सारे जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इंटरनेशनल मार्केट में कोई एग्रीमेंट करती है तो वेट करने के लिए कोई मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के पास भेजती है, तो मैं समझता हूँ उसके बाद गवर्नमेंट जब उसको बैक करती है, उसकी गारंटी इशू कर देती है, तो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में आप उसको लेके नहीं जा सकते। किसी आदमी को ये हक ही नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट के किए हुए मंसूबों के ऊपर वो कोई रिट पिटिशन दायर करे। इससे एक तो नुकसान ये होता है कि वो मंसूबा रुक जाता है, वहीं का वहीं गवर्नमेंट का पैसा रुक जाता है, आपका कारोबार रुक जाता है, और फिर जो हजीमत आपको उठानी पड़ती है पूरी दुनिया में, उसका कौन जवाब देगा? आप कारके के मामले में देख लें, आप इसके मामले में देख लें, कहाँ आपने अकल से काम किया है? सर ये बिजनेस जो है इससे दुनिया चलती है, इससे मुल्क चलते हैं, इससे मुश्तें चलती हैं। अगर इसको आप ला के छोटी छोटी अदालतों में ले जाके इसको हल करा देंगे तो आपके मसाइल फिर वहीं के भी बनने शुरू हो जाएंगे। आगे ऑलरेडी मईशत में आप बहुत बुरे दिन देख रहे हैं, इतने बुरे दिन देख रहे हैं कि गवर्नमेंट खुद कह रही है, आपके गवर्नर खुद कह रहे हैं कि आगे जो वक्त आने वाला है वो ज़्यादा ख़राब है। जब आने वाला वक्त ज़्यादा ख़राब है तो प्रीएम्प्ट करें, आने वाले वक्त को बेहतर करें, हालात को इस तरह इतनी तदब्बुर से, इतने तहम्मुल से और इतनी अच्छे तरीके से आप अपनी पॉलिसीज बनाएं ताकि आने वाले वक्तों में आपको सुख की। अच्छा, मैं क्विकली एक सवाल और आपके सामने रखना चाहता हूं। शब्बर जैदी साहब की मुमकिन तब्दीली के तनाजुर में, वो कि एज वी स्पीक अभी तक वो चेयरमैन हैं, वो बात अभी हुई नहीं है, अभी हुई नहीं है, लेकिन खबर बहरहाल डॉन में चली। सवाल ये पैदा होता है कि शब्बर जैदी साहब की अगर मुमकिन तौर पर तब्दीली हो रही है तो यकीनन मतलूबा नताइज का हुसूल ना होना ही उसकी बड़ी वजह करार पाएगी। सवाल ये है कि क्या कोई भी नेक नाम, अच्छी शोहरत रखने वाला प्रोफेशनल आदमी इस तरह के हालात और मामलात में हुकूमती ओहदे कबूल करने के लिए तैयार हो जाएगा? सर इस वक्त तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि ऑनेस्टी और कॉम्पिटेंसी जो है ना बिल्कुल दो डिफरेंट चीज़ें हैं। आपको मैं पहले ही एक बात हमेशा से आपके प्रोग्राम में कहता हूँ, सर आप जब तक प्लानिंग नहीं लेके आएंगे ना, आप जब तक ये फैसला नहीं करेंगे कि हमने रेवेन्यू जनरेट करना है कि हमने रेवेन्यू कलेक्ट करना है, अगर हमने कलेक्ट करना है तो आप एक जेब से पैसे निकाल के जो है दूसरी जेब में डालने वाली बात करें। और दूसरी बात यह कि जितनी गवर्नमेंट अभी खर्चे गवर्नमेंट कहाँ से पूरा करेगी? हमें लाइव कट करना है दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुफ्तगू के सिलसिले को इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम जारी रखेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। जी पाकिस्तान के लिए।